गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जो मैंने कल क्लास ली थी उसमें थोड़ा दूर से बन गई थी वो क्लास। ठीक है, तो आज हम पास से बना रहे हैं। तो देखो, सब जो हमारा टॉपिक था नेक्स्ट वो क्या था, हमारा गति का जड़त्व। क्योंकि मैंने जो जड़त्व था वो करा ही दिया था क्लास में, ठीक है, पिछली वाली में। अब जड़त्व ये भी बताया था कि जड़त्व हमारे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, अब मैंने एक टाइप का शो करा दिया था, लेकिन अब ये दूसरे प्रकार का होता है हमारा गति का जड़त्व। क्योंकि मैंने जो विराम का जड़त्व था वो तो करा दिया था, विराम का जड़त्व ये भी बता दिया था कि जो वस्तु अपनी विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है वह क्या कहलाता है, हमारा विराम का जड़त्व। ठीक है, और उसका जो उदाहरण था, एग्जाम्पल, वो भी दे दिया था कि ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा गति का जड़त्व। देखो गति का जड़त्व क्या होता है। अब देखो, मान लिया हमारी कोई वस्तु क्या है, गतिशील है, ठीक है, या मान लिया वो एक ही दिशा में गतिमान है। देखो जो ये मैं चित्र बना रहा हूँ, ये जो तुम फेयर बनाओगे उसमें चित्र नहीं बनाने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि सर जो ये डायग्राम है बनाने हैं या नहीं, तो डायग्राम नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखो ये क्या है, हमारा गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व क्या होता है, देखो नाम में ही क्या है, गति, ठीक है। अब जड़त्व का मतलब क्या होता है, विरोध करना, यानी जब कोई वस्तु अपनी गति का विरोध करती है वह गति का जड़त्व कहलाती है। तो समझ गए सभी। तो जो गति का जड़त्व है एक बार डायग्राम से समझ लो क्या होता है। अब देखो हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, एक ही दिशा में गतिमान है। मान लिया इस दिशा में v वेग से गतिमान है, और यदि मैं इसे अचानक से रोक देता हूँ, हमने मान लिया इस पर कुछ वस्तुएं रखी है, यदि मैं इसे अचानक से रोक देता हूँ तो क्या होता है, ये इससे आगे गिर जाती है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, सब ये होता है गति के जड़त्व के कारण। तो सभी को गति का जड़त्व के बारे में पता लग गया। देखो मैंने यही बात लिख रखी है डेफिनेशन में, तो फिर में ये लिखना है कि जब कोई वस्तु अपनी गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का यह गुण गति का जड़त्व कहलाती है, ठीक है। अब देखो जो व्यवहारिक सा एग्जाम्पल है, तुमने कुछ बच्चों को देखा होगा कि जैसे कि कुछ टेम्पो वगैरह घर के सामने से निकलते हैं और वो उसके पीछे भागकर लटकते हैं, ठीक है। और जैसे वे उस पर लटकते हैं, लेकिन उन्हें नीचे भी तो उतरना होता है, और जैसे वे अपने हाथ छोड़ते हैं या नीचे कूदते हैं चलते हुए टेम्पो से, तो क्या होता है, या ऑटो से, वे आगे की तरफ को गिर जाते हैं। ये किस कारण होता है, गति के जड़त्व के। क्योंकि जो उनकी बॉडी थी, ठीक है, जो उनकी बॉडी थी वो तो ऑटो के साथ क्या थी, गति में थी, लेकिन जब वे उस पे से नीचे कूदते हैं, यानी उस पर से नीचे कूदते हैं, तो क्या होता है, बॉडी तो क्या है, अपनी गति में ही रहेगी, लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं तो क्या होता है, बॉडी इस बात का विरोध करती है कि मैं नहीं रुकती, ठीक है, क्या है कि मैं नहीं रुकती। तो इसी कारण क्या होता है, बॉडी गतिमान हो जाती है और वे आगे की ओर गिर जाते हैं। तो गति का जड़त्व समझ में आ गया, ठीक है। मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि देखो, चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तुमने देखा होगा, जो यदि बस में यात्रा की हो किसी ने, कि जब हम बस में क्या है, ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, और ब्रेक लगाने पर क्या होता है कि जितने भी यात्री बैठे हुए होते हैं और जितने उसमें खड़े होते हैं, तो वे क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के टक्कर मारने लगते हैं, ये कहूँ तो, ठीक है। क्योंकि अब ये किसके कारण संभव है, सब गति के जड़त्व के। क्योंकि ये देखो जो हमारी बस है, ठीक है, क्या है, हमारी बस, यदि वो गतिमान है, क्या है, गतिमान है, और गतिमान होने के साथ साथ जो हमारी बॉडी उसके अंदर है वो भी क्या है, गतिमान है, ठीक है। और जैसे ही जो हमारा गाड़ी का चालक है वो उसमें ब्रेक लगाता है, तो हमारी बॉडी तो इस बात का विरोध करती है कि हम नहीं रुकते, क्योंकि जड़त्व का मतलब ही क्या है, अपनी गति का विरोध करना, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो जो हमारी बॉडी है आगे की ओर झुक जाती है। तो यही कारण है कि जब गाड़ी चलती है और उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं,
ठीक है। क्यों ये सब क्यों संभव है? अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम बनाकर, ठीक है। अब हमने मान ले हमारे पास क्या है, हमारी गाड़ी है, सपोज दैट, ठीक है। अब ये रिलेट मत करना कि डायग्राम कैसा बना दिया, ठीक है। बोर्ड होता हमारे पास तो कुछ करते भी ऑफलाइन क्लास में, ये ऑनलाइन क्लास ही है, एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखो हमने मान लिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही हमारी बस क्या है, चलना प्रारंभ करती है, चल दी, लेकिन क्या होता है रास्ते में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, तो अचानक से क्या होता है, ब्रेक लगा देता है, ठीक है। क्या करता है, ब्रेक लगा देता है। अब जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये तो इसकी जो सतह है, क्या है, बस की सतह है, इसके संपर्क में है ये वाला पार्ट, तो पैरों वाला, ठीक है, यानी आधा हिस्सा, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है, बस के ब्रेक लगाए जाते हैं, क्या होते हैं, ब्रेक लगाए जाते हैं, तो इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि है तो था ये इस मतलब इस पोजीशन में, और ब्रेक लगाने पर क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। ये क्यों होता है बताया अभी, ये तो संपर्क में था, ब्रेक लग गए, ये तो इसके साथ संपर्क में रहता है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो है हमारी वो गतिमान थी, तो ये इस बात का विरोध करेगी कि मैं नहीं रुकती, यानी अपनी गति का विरोध करती है। तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, बॉडी आगे की ओर झुक जाती है, तो इसे हम बोलते हैं गति का जड़त्व। सभी की समझ में ये एग्जाम्पल आ गया। तो चलते हैं अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। अब सभी को नेक्स्ट एग्जाम्पल दिख गया होगा, क्या है कि चलती हुई रेलगाड़ी से कूदने पर व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में गिर जाता है। यानी ये वाली प्रक्रिया बिल्कुल सेम एज उसके जैसी है जैसे कि मैंने ऑटो वाला एग्जाम्पल बताया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम अब अपना जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा तीसरा। अब तुमने कोई ट्रेन में या गाड़ी में सफ़र किया होगा, तो उसमें यदि कोई क्या है, बच्चा भी है, कोई बड़ा हो, तो उसमें कोई बॉल ऊपर की ओर उछालता है, ठीक है। यानी यदि कोई व्यक्ति क्या है, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, चलती गाड़ी में क्या करता है, चलती गाड़ी में गेंद को ऊपर की ओर उछालता है, तो क्या होता है, उसके हाथों में ही तो आकर गिरती है, उछालता है तो वह उसके हाथों में आकर गिरती है। तो ये प्रक्रिया भी किस पर आधारित है, हमारी किस पर आधारित है, ये गति के जड़त्व पे। तो सभी की समझ में आ गया गति का जड़त्व क्या है, कि जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा गति का जड़त्व। और सभी बच्चे इसे अपनी फेयर में नोट कर लेना, ठीक है। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, ये दिशा का जड़त्व। तो प्यारे बच्चों देखो दिशा का जड़त्व क्या होता है। जड़त्व जैसे कि जड़त्व बताया था, क्या होता है, परिवर्तन का जो विरोध करता है, ठीक है। अब देखो दिशा है, यानी यदि कोई वस्तु है और वो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, उसका दिशा का जड़त्व कहलाता है। तो दिशा का जड़त्व समझ में आ गया कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाती है। जैसे कि तुम्हें पता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि यदि कोई गाड़ी, ठीक है, यदि कोई गाड़ी क्या होता है, अचानक से क्या होता है, अचानक से मुड़ती है, ठीक है, तो उसमें बैठा यात्री क्या होता है, विपरीत दिशा में झुक जाता है। पता है सभी को कि यदि कोई गाड़ी अचानक से मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री अचानक से झुक जाता है। देखो क्या होता है,
कि हमने मान लिया हमारे पास ये मोड़ है और कोई गाड़ी चालक यदि अचानक से गाड़ी मोड़ता है तो वो क्या होता है, इस दिशा में झुक जाता है। यानी मोड़ तो रहा होता है वो इस दिशा में और इसका जो चेहरा है वो मुड़ता है इस दिशा में, क्योंकि जो गाड़ी होती है, ठीक है, वो तो इस दिशा में आई होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो बॉडी कहती है कि मैं तो अपनी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हूँ, तो जैसे ही वह मुड़ती है, वो तो उसकी तो दिशा ये थी, तो मुड़ते समय तो वो क्या होता है, इस दिशा में जाकर लगता है। तो यही कारण है दिशा के जड़त्व का कि जब वस्तु अपने दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे तो क्या कहलाती है हमारी ये दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। अब देखो जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें टॉपिक करना होगा संवेग। ठीक है, क्या करना होगा टॉपिक, संवेग। अब देखो प्यारे बच्चों जो संवेग करना है, ठीक है, ये टॉपिक बाद में डालना है तुम्हें, सबसे पहले संवेग हेडिंग फेयर में करनी है और उसके बाद जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है ये हेडिंग डालकर जब इस टॉपिक को करना है, क्योंकि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम में संवेग की आवश्यकता होती है। अब देखो संवेग क्या होता है, इसमें चित्र बना लेना। हमने मान लिया हमारे पास ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जैसे कि 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम, ठीक है, यानी जो द्रव्यमान होता है ये क्या है, इसका द्रव्यमान। क्योंकि जो द्रव्यमान होता है ये क्या होता है, किसी वस्तु में, यानी किसी वस्तु में जितने भी पदार्थ की मात्रा रहती है वो उसका द्रव्यमान कहलाती है। अब हमने वस्तु है, हमने मान लिए v वेग से गतिमान है, क्या है, v वेग से गतिमान है, और यदि मैं m और v दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या, m और v की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारा, mv मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या निकल जाता है हमारा, वस्तु का संवेग। इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया संवेग क्या है, क्या है संवेग, देखो यानी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। समझ में आ गया सभी को, यानी क्या है कि किसी वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक है, यानी किसी वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। सभी को पता लग गया संवेग। और इसे हम, इसका नोटेशन भी हमारे पास, इसे हम किससे, P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जब हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये भी बताया था कि जो P है संवेग क्या है हमारी, एक सदिश राशि, क्योंकि बताया था ना, क्या बताया था, यह है एक क्या है हमारी, सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ वे होती है जिनमें दिशा और संख्यात्मक मान दोनों होते हैं। तो प्यारे बच्चों संवेग समझ में आ गया, यानी कि सदिश राशि है। तो संवेग क्या बताया मैंने कि एक तो हमारे से P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर क्या होता है, यदि हम द्रव्यमान में वस्तु के वेग की गुणनफल कर देते हैं तो ये क्या मिलता है, हमें संवेग मिलता है। अब इसका जो मात्रक होता है ये बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अभी बताया था किसी वस्तु के द्रव्यमान को हम कैसे मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है, और वेग का मात्रक पहले चैप्टर में क्या बताया था मैंने, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो मात्रक है क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब ये बताओ, ये यहाँ तक सभी की समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब देखो संवेग, जब संवेग समझ में आ गया हमारी, तो चलते हम अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि यहाँ से हमारे फॉर्मूले भी बनते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम संवेग से बाद में जो हमारा क्या टॉपिक था, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है, यानी जो हमने ऊपर टॉपिक लिखा था अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है। अब ये बताओ
हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, इसका द्रव्यमान m है और ये किसी v वेग से गतिमान हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से जब ये v वेग से गतिमान है और इसका द्रव्यमान भी है कुछ, इसका मतलब इसमें क्या होगा, संवेग भी होगा। अब जब ये गतिमान हुई होगी तो ये कुछ बल भी तो लगा होगा, है प्यारे बच्चों, कुछ बल भी लगा होगा, ठीक है। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम कहता है, ये कहता है कि किसी वस्तु पर जितना भी बल कार्य करता है वो उसमें संवेग परिवर्तन, अब ये बताओ संवेग परिवर्तन क्या होता है, dp, क्योंकि d का मतलब डिफरेंस, संवेग परिवर्तन दोनों का परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर यानी dp/dt के बराबर होता है। तो सभी को ये समझ में आ गया, ठीक है, यही है हमारी बस जो भी है। अब यहाँ से देखो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है कि इस नियमानुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल, ठीक है, किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या होता है, संवेग, ठीक है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। संवेग परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो f है, f बराबर क्या होता है, dp/dt। तो यही हमारा क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। समझ में आ गया सभी की इतनी बात। अब यहाँ से हमारा एक बल का फॉर्मूला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मोस्टली लगता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब ये बताओ, हमने माना पहले ही कर दूँ थोड़ा, ठीक है, माना वस्तु का द्रव्यमान, क्योंकि वस्तु में कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, कितना है, m है, ठीक है, तथा उसका वेग कितना है, v है। अब ये बताओ तब p बराबर क्या हो जाएगा हमारा, mv, ये मान लिया हमने समीकरण 1। अब ये बताओ समीकरण 1 से अब जो हमारा f है, f बराबर d, अब p बराबर कितना मिला हमें, कितना मिला प्यारे बच्चों, mv है हमारे पास और अपोन में क्या है, dt, ठीक है, बराबर। अब ये बताओ m है हमारा कांस्टेंट, तो जो v है हम ये d के साथ v को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ dv/dt मैंने क्या लिखवाया था, dv/dt यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण ही तो कहते हैं, जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, a से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि लिख दूँ यहाँ पे क्या होता है, dv/dt बराबर किसके होता है, a के। तो सभी को न्यूटन की गति का दूसरा नियम समझ में आ गया, प्यारे बच्चों सभी को। अब यहाँ से हम जो हमारा बल निकला है F बराबर m में, ठीक है, इसके आधार पर हम जो बल के मात्रक है, क्या है, बल के मात्रक, ठीक है, उसकी उत्पत्ति करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, बल के मात्रक की उत्पत्ति करते हैं। अब ये बताओ जब हम बल के मात्रक की उत्पत्ति करते हैं, चूँकि ये बताओ हमारे पास F बराबर क्या है, m में, ठीक है, और हमें मात्रक किसका चाहिए, बल का। अब ये बताओ m द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया था अभी, किलोग्राम, ठीक है, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मैंने स्कूल में बताया भी था, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही तो होता है, और मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का। समझ में आ गया सभी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। अब जो बल का मात्रक ही आ गया, लेकिन इसका क्या है, अन्य मात्रक भी है हमारे पास। अब देखो जो ये मात्रक होता है, ये होता है इसका MKS पद्धति में, ये तुम 11th में जाकर पढ़ोगे क्या होता है MKS पद्धति में। लेकिन जो इसका मात्रक है, ठीक है, क्या है इसका अन्य मात्रक, वो मात्रक होता है SI पद्धति में। SI पद्धति का मतलब क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे अभी। SI पद्धति, इस SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
यानी जो इसकी फुल फॉर्म होती है, एक बार और सुन लो सभी प्यारे बच्चे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मात्रक भी क्या है, न्यूटन होता है। सभी बच्चों की समझ में आ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देख लो, ये करा दिया है मैंने यहाँ तक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्क में जो हमें करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मात्रक पर, यानी बल का हमें पता लग गया कि एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, यानी कि एक बार और लिख दूँ, जो एसआई पद्धति, यानी इसकी एसआई पद्धति की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, ये होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। कोई पूछे कि एसआई पद्धति की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसमें मात्रक क्या बताया मैंने, इसमें मात्रक बताया है न्यूटन, ठीक है। और एक एमकेएस पद्धति में बताया है मैंने मात्रक, ठीक है। किस में बताया है, ये एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में क्या बताया है, यही तो बताया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक हमारा इसका ठीक है, जो हमारा बल है इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, ये होता है डाइन। क्या होता है, डाइन होता है, यानी कि DYNE होता है। सभी को मात्रक के बारे में समझ में आ गया सभी को ये, ठीक है। अब जो इसके बाद है हमारा क्या है, जो जब देखो ये डाइन है और ये दूसरा क्या है हमारा, न्यूटन। अब जो हमारा डाइन क्या है, एक तो डाइन तथा किसमें, न्यूटन में संबंध स्थापित करेंगे हम, ठीक है। अब ये बताओ, एक न्यूटन, जो एक न्यूटन बराबर होता है एमकेएस पद्धति में किसके इक्वल होता है, ये 1 किलोग्राम क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ, 1 न्यूटन बराबर, ये बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं हमारे, 1000 ग्राम ही तो होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और अपोन में सेकंड को रखना है जू का तू, क्योंकि सीजीएस का मतलब है सेंटीग्राम सेकंड, यानी जो मात्रक सेंटीग्राम सेकंड में होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, सीजीएस पद्धति के मात्रक। अब जो हमारा 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी एमकेएस पद्धति और जो हमारी एसआई पद्धति है उन दोनों के मात्रक बराबर ही होते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, अब ये बताओ 1 किलोग्राम में कितने होते हैं हमारे, 1000 किलोग्राम। और जो हमारा मीटर है, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 1000 किलोग्राम 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ 1 न्यूटन बराबर 100, जो हमारा 1000 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3, क्योंकि 1 के आगे जितनी जीरो होती है 10 की पावर हम उतनी चढ़ा देते हैं ग्राम, ठीक है। ये माइनस नहीं है, इसका मतलब होता है, यानी इससे आगे क्या है, 100 को क्या लिख देते हैं हम, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये बताओ 1 न्यूटन बराबर 3 ये है हमारे पास पावर, और इनटू में 2 ये है, तो 3 और 2 क्या होता है, 5, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, वे जुड़ जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो प्यारे बच्चों, तुमने 8th में पढ़ा होगा कि जो हमारी यदि ऐसे है a की पावर m और इंटू a की पावर n, यदि इनके बेस सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, a की पावर m प्लस के n, यही तो हो जाती है। तो ये बताओ, अब समझ में आ गई इतनी बात सभी के। तो यहाँ से 1 न्यूटन बराबर, ये बताओ 10 की पावर 5 तो जू का तू, ये हमारा मात्रक है सीजीएस में, लेकिन ये किसके बराबर होता है, डाइन के। तो 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है हमारी, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब ये बताओ, इतना वर्क सभी के समझ में आ गया है, ठीक है। यदि किसी की समझ में अब भी न कुछ आया हो तो वो वीडियो को एक बार और देखे,
अब से ही आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी हम अभी करा देते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि जो क्लास होती है ये ऑनलाइन, इसमें इतने टाइम में बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में बच्चे भी डिस्टर्ब करते हैं, इसमें ना तो कोई डिस्टरबेंस रहता है और ना ही अदर कुछ एक्टिविटी रहती है जो किसी के ऊपर ध्यान जाए। तो इसीलिए हमारे 2 पीरियड का वर्क एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम। इससे आगे हम करते हैं न्यूटन की जो गति का हमारा एग्जाम्पल है दूसरे नियम के, यानी क्या है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम का उदाहरण। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं न्यूटन की गति के दूसरे नियम के उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले तुमने देखा होगा क्रिकेट मैच में कि जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी होते हैं, जब वे अपनी या गेंद को पकड़ते हैं, कैच लेते हैं, तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे की ओर करते हैं। क्या करते हैं? पीछे की ओर करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब वे पीछे की ओर करते हैं तो बल वहाँ पर कम हो जाता है, या जिससे उनके हाथ पर चोट न लगे। ठीक है, और ये क्रिया जो हमारी है न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर ही आधारित है। ठीक है, यानी कि क्या है, एग्जाम्पल लिख दूँ मैं ये कि क्रिकेट टीम का खिलाड़ी, ठीक है, क्या है, कैच लेते समय अपने हाथ क्या है, पीछे की ओर कर लेता है। ठीक है, क्यों कर लेता है ये? क्योंकि वहाँ पर जो हमारी संवेग परिवर्तन की दर है कर लेता है, क्योंकि कारण क्या है इसका, संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। ठीक है, और जिससे गेंद द्वारा लगाया गया बल क्या है, कम हो जाता है। क्योंकि ये बताओ जो F बराबर होता है, क्या होता है, dp/dt। ठीक है, यदि हम dp/dt का मान घटाते हैं तो ऑटोमेटिक F का भी मान क्या होगा, कम होगा। और जब गेंद आती है हमारी, ठीक है, यानी जब गेंद हमारे हाथों में आती है तो क्या होता है, ये तेज़ी से आती है यानी बल लगाती है, और जैसे ही हमारे हाथों में गिरते हैं तो हम इसे पीछे की ओर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। और जब ये कम हो जाती है, क्योंकि ये बल के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब है बल भी कम होगा। तो यही कारण है कि क्रिकेट टीम का खिलाड़ी जब पीछे की ओर हाथ करता है तो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर घट जाती है। और यह क्रिया किस पर आधारित है, हमारी न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर। अब चलते हैं हम इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, सभी को पता होगा कि जो एक कराटे वाला खिलाड़ी होता है, एक कराटे वाला खिलाड़ी, ठीक है, क्या होता है, वो एक झटके से क्या कर देता है, ईंट को तोड़ देता है। और क्योंकि ये भी क्रिया क्या है, बिल्कुल सेम एज इसी के प्रकार है, क्योंकि जब वो कराटे वाला खिलाड़ी एकदम से अचानक से ईंट पर प्रहार करता है, ठीक है, क्या करता है, ईंट पर प्रहार करता है, तो ईंट क्या होती है, 2 भागों में टूट जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो संवेग परिवर्तन की दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यह क्रिया भी किस पर आधारित है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी सभी के। लो मैं ये पेज यहाँ पर शेप में कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपना वर्क कंप्लीट कर ले। तो ये बताओ सभी की समझ में आ गई ये बातें? ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो डाली जाए, ठीक है, वो उसका भी पता लग जाए तुम्हें। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।